नमस्कार दोस्तों। काते हुए सूत का कपास कर दिया, अरे जुलाहे तूने सर्वनाश कर दिया। हनुमान सहाय जी के वर्ड हैं और ये जो उन्होंने शब्द कहे हैं, आज ये कहीं ना कहीं हमारे देश में जो हालात हो रहे हैं उनमें बिल्कुल मुफीद हैं और इसी पर हमारी चर्चा भी है। और इन सारी चीजों पे जब हम चर्चा करें, दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बड़ा सोचने को हमें विवश कर देता है। बिहार के समस्तीपुर में एक स्थिति ये हुई कि एक बच्चे का निधन हो गया अस्पताल में। और अस्पताल में जब उसका निधन हो गया तो इलाज के दौरान, तो उस दौरान उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और जब पोस्टमार्टम के लिए गया तो पोस्टमार्टम गृह में पोस्टमार्टम करने वाले लोगों ने उससे 50,000 रुपए मांगे और कहा ये 50,000 रुपए दोगे तभी डेड बॉडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब वो परेशान कि उसके पास में गरीब आदमी था, उसके पास में इतने पैसे नहीं थे। वो गांव में गया, उसने अपनी झोली फैला करके लोगों से मांगा कि हाँ हमें रिश्वत देने और इसके लिए पैसे चाहिए। किसी ने उसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया और वो पूरे उसमें जब वायरल हुआ तो आनंद फानंद में पुलिस और सब एक्टिव हुए और उसके बाद में फिर उसका शव दिलवाया गया और उसका अंतिम संस्कार हो सका। वैसे तो एक ये सामान्य सी घटना है, क्योंकि जिस तरह से रिश्वतखोरी और दूसरी चीजें चल रही हैं उस ढंग से, तो ये भी है 50,000 रुपया मांग। अभी मेरे पास में यूपी से एक फोन आया और किसी का कि पीजीआई में उनके बच्चे का इलाज चल रहा था और बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है उसमें हॉस्पिटल में, वहीं पीजीआई में। क्योंकि वहां बेड खाली नहीं। और बेड क्यों नहीं खाली है? क्योंकि वीआईपी लोगों को एकोमोडेट करना है, इसलिए बेड नहीं है और इसलिए उसे इलाज नहीं मिल रहा है। मैंने उसके लिए, चूंकि परिचित थे, तो मैंने वहां के स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ उसे भेजा कि जाइए आप उनसे बात करिए और संभवतः इलाज मिलेगा। हालांकि डायरेक्टर भी वहां के मेरे परिचित हैं, मैंने उन्हें मिलाया था, उनका फोन नहीं मिला। लेकिन मैं ये उदाहरण आपको दे रहा हूं कि ये हालात, कि बेसिक जो आपका अधिकार है वो अधिकार भी आपको नहीं मिल रहा है। और जहां कहीं आपकी लाश, आपके बच्चे की लाश, इतनी मानवता मर गई है, इतनी हम संसार होने की स्थिति में आ गए हैं। आज शब्दों का चयन क्या होता है और क्या चीजें होती हैं, इन सब चीजों को लेकर के जब हम बात करेंगे तो आप शर्म आती है कि हम कहां जा रहे हैं। हम बहस कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, हम बहस कर रहे हैं मंदिर मस्जिद, हम बहस कर रहे हैं दूसरी चीजों पे। एक और घटना है, उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में क्या हुआ कि एक गांव में कुछ 3 फकीर थे जो भीख मांगने का काम करते हैं, सामान्य तौर पर फकीरी का काम करते हैं, तो उससे अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो वो गांव से निकले और वहां से, जैसे होता है कि फकीर सबसे मांगते हुए चलता है, वैसे ही वो मांगते हुए चल रहे थे तो अचानक 2-3 लड़के आ गए। उनमें से एक लड़के ने उनकी पिटाई भी कर दी और दूसरी चीज, तुम आतंकवादी हो, तुम जाने क्या हो, तुम इस तरीके से उनसे बोला। कहा तुम सब दंगे कराते हो, कानपुर में तुमने दंगा करा दिया, ये करा दिया। और उसके बाद में पीटा, फिर उनसे कहा जय श्री राम के नारे लगाओ, और जय श्री राम के नारे लगवाए और उन्हें मारा पीटा और उठा बैठक करवाई। और ये पूरे गांव के लोग वहां खड़े हुए हैं और उसका वीडियो बनाया जाता है और उसके बाद में वायरल कर दिया जाता है। बाद में वही वायरल वीडियो पुलिस और दूसरे जरिए से पुलिस के पास पहुंचता है और सारा बवाल खड़ा होता है। जब बवाल खड़ा होता है तो पुलिस मामला दर्ज करती है और मामला दर्ज करने के बाद में कहानी दूसरी बताई जाती है। लेकिन स्थिति यह है कि उन्होंने जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए, कानपुर हिंसा का जिक्र करते हुए उन्हें आतंकवादी कहा, जिस तरह से उठा बैठक लगवाई, मारपीट करी, आप बताइए, और आधार कार्ड मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। आप कौन सी अथॉरिटी हैं, क्या है, किस आधार पे ये कर रहे हैं? भारत के अंदर क्या किसी दूसरे समुदाय को, दूसरे लोगों को या गरीबों को जीने का हक छीन लिया गया है? क्या स्थितियां हैं? हम उस भारत में रहे हैं। मैं भी हूं, मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हम पूजा पाठी परिवार से हैं, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं होता है कभी कि हम किसी दूसरे धर्म के उसका अपमान करें, दूसरे धर्म के साथ में हम कोई खिलवाड़ करें या कोई चीज करें।
यदि उनकी भावना आहत होती तो हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए, चर्चा नहीं करनी चाहिए। यही हमारा धर्म हमें सिखाता है, लेकिन वो उलट रहा है, मदद के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। तो जो गोंडा के खरगूपुर का जो गांव है, डिंगुर गांव है, और यहाँ पर जो ये घटना हुई है, इस घटना में पुलिस भी जो है सपोर्ट करती नजर आती है, कहीं मददगार नहीं होती है कि उनको किसी तरीके से क्या करे। और वहाँ जो पब्लिक है वो भी तमाशाई बन करके उनका साथ देती है, उन लोगों का, कि जो लोग ऐसे हैं। तो इन सारी घटनाओं का जब हम जिक्र आता है तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। आपको एक बताएं, 10 अगस्त 2021 की कानपुर की घटना है। वहां पर ई रिक्शा चालक जो है जा रहा था और उसे बर्रा इलाके में रोक लिया चार बाइक सवार लड़कों ने, और उससे कहा कि ऐसे तुम ये टोपी क्यों पहने हो, तुम ऐसे क्यों हो, तुम नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ और सब कुछ। और उसके बाद में उन्हें मारा पीटा भी, और वो बजरंग दल से रिलेटेड थे। और फिर बाद में जब उन्होंने सारी पुलिस में शिकायत की, सारी चीजें आई, तो वो कहते नहीं ये लोग धर्मांतरण कराने का वो कर रहे थे। अरे भाई, आप वो ई रिक्शा चला रहा है और धर्मांतरण करा रहा था। तो आप समझिए कि कहानियां कैसे बनाई जाती हैं, कैसे अपने आप के बचाव में, और किस तरह की स्थिति। 12 जुलाई 2021 की उन्नाव में भी इसी तरह की घटना है कि मदरसे में जो है घुस गए कुछ जो है राम सेना टाइप वाले लोग जो हैं, और इसके बाद में वहां पर भी जाके उन्होंने उसी तरह से किया बच्चों से, और सबसे नमाज के बाद में उनसे कहा कि वो जो क्रिकेट खेलने आए थे, वो खेल रहे थे, वो कर रहे थे, वहां पर उन्हें मारा पीटा और कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ और ये करो। तो हम इस तरह की स्थितियों में फंस रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। हम देश को बनाने की बात नहीं करते हैं कि देश कहाँ जा रहा है। नूपुर शर्मा की बात कर लेते हैं, नवीन जिंदल की बात कर लेते हैं कि आप देखिए उन्होंने किस तरीके से अपने बयानों से, और उनके बयानों का चंद शब्दों के कारण हमें पूरे दुनिया में शर्मसार होना पड़ रहा है। हमें अरब देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, हमारे देश को उनके आचरण के लिए माफी मांगनी पड़ रही है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या गए थे। वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग समिट में इस्लाम को लेकर के जिस तरह के बयान दिए और जिस तरीके से स्थितियां हुई, और उसके बाद में उनको बेइज्जत किया गया। सिडनी के कॉलेज में तेजस्वी ने जब इस तरीके से कहा हलाल और दूसरी चीजों पर जिस तरीके से उन्होंने बात की, उस पर वहां पर बड़ा विरोध हुआ, और नतीजा ये हुआ बेइज्जत करके फिर उनकी जो है डिबेट को उसको वहां पर कैंसिल कर दिया गया, और सारी चीजें हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों और समूहों ने बीजेपी सांसद की इस यात्रा का इस तरह से विरोध किया कि सार्वजनिक सभी कार्यक्रम उन्हें रद्द करना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। जिस तरह से हमारे उपराष्ट्रपति गए थे कतर, और कतर से वहां उन्हें एक प्रकार से उनका जो रात्रि भोज था वो कैंसिल कर दिया गया, डिनर। उसके बाद में उनका जो है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कैंसिल कर दी गई। तो इस तरह से अब इतनी बेइज्जती आपको सहनी पड़ रही है। आप बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शाह, बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उन्होंने एक चीज यही इन्हीं हालातों पे कही थी पीछे के दिनों में कि भारत में हिंदुत्ववादी संगठन जो है लगातार अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित करते आ रहे हैं, और इसके कारण आईटी क्षेत्र में बहुत बुरा खतरनाक हो गया है। कर्नाटक में मुस्लिम दुकानदारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसके कारण से कर्नाटक, जो कि सदैव से हमेशा से समावेशी विकास किया है कर्नाटक ने, और इसमें सांप्रदायिक बहिष्कार से जो है बदतर और बुरी स्थिति हो जाएगी। और इन सब चीजों को लेके उन्होंने कहा कि भारत इंफॉर्मेशन और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसमें यदि सांप्रदायिकता और ये सारी चीज हुई तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में जो हम नेतृत्व कर रहे हैं वो हमारा बर्बादी में चला जाएगा, और यह हमारे आने वाले बच्चों की पीढ़ियों के लिए, रोजगार के लिए, सब चीज के लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में हमारी छवि खराब होगी। आज दुनिया के तमाम बड़ी, चाहे गूगल के हों, चाहे दूसरी कंपनियों के हों, ट्विटर के हों, तमाम सारी, फेसबुक से लेकर तमाम सारी जगह पे सीईओ किसके हैं? इंडिया के हैं। यहीं के आईआईटी, आईआईएम और दूसरे इंस्टीट्यूशन से निकले हुए लोग जो है दुनिया के तमाम जगह पर लीड कर रहे हैं। और जब हम लीड कर रहे हैं, पूरी दुनिया हमें सम्मान दे रही है, नेहरू गांधी के बनाए हुए उन संस्थानों से निकलकर, पढ़कर निकलने के कारण, और आज आप कौन से निकाल रहे हैं? आप इस इंस्टीट्यूशन से निकालेंगे तो निश्चित रूप से भारत का बेड़ा गर्क होना तय है।
इसमें इसको लेकर के प्रोफेसर असगर वजाहत हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी कही कि भारत का मुस्लिम समुदाय अपनी अज्ञानता, जड़ता, कट्टरता और पंथों में विभाजित होने के कारण यह नहीं समझ पाया कि एक समुदाय के रूप में उसकी एक छवि बनाई जा रही है और इस छवि में उसे देशद्रोही, हिंसक, धर्मांध, असहिष्णु, हिंदू विरोधी सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। और मुसलमानों की छवि बनाने का काम बहुत लंबे समय से सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है और समुदाय की नकारात्मक छवि बन जाने के परिणाम जो है बहुत भयानक, खतरनाक होते हैं। इसके उदाहरण इतिहास में मिलते हैं और मुसलमानों के खिलाफ किए जा रहे इस प्रचार का प्रतिरोध भी नहीं हो रहा है जो इसको ताकत देता है। तो आप ये समझिए कि ये स्थिति है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और भाजपा के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने भारत सरकार से एक सवाल किया था, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जवाब दिया था एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक कि भारत में पिछले कुछ सालों में सांप्रदायिक दंगे और फसाद जो है बहुत ज्यादा बढ़े हैं। 2016 से 2020 के बीच में 3400 सांप्रदायिक दंगों के मामले हुए हैं और इनमें जो है जहां 2016 में जो है कम थे, 2015 में कम थे, 2018 में कम थे, वहीं 2020 में ये 887 केस। तो ये डाटा जो है सिर्फ जो 5 सालों का डाटा उन्होंने पेश किया सदन में, आप उससे बात समझ में आती है कि किस तरीके से हम किस दिशा में जा रहे हैं। और यही नहीं है, SC ST पर जो भी अनुसूचित जाति हैं, जनजाति के लोग हैं, उन पर अत्याचार इतना बढ़ा है कि 2018 से 2020 के बीच में 3 साल में उन पर 1,62,000 के करीब केस हुए हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 1,61,117 मामले दर्ज हुए। तो आप समझिए किस तरह से, जबकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पुलिस 70% मामले जो UNO की रिपोर्ट है कि भारत में दर्ज ही नहीं होते हैं, चाहे रेप के मामले हो, चाहे ऐसे अत्याचारों के मामले हो। तो इस तरह की स्थितियां हैं, ये पूरी दुनिया में हमें शर्मसार करने की दिशा में लेकर के जाती हैं और इन सब से हमें पता चलता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम कभी एक उस नाम पर जिस तरीके से हम करते हैं, कश्मीर में जिस तरीके से 1990 में हुआ और अब 2022 में वो रिपीट हो रहा है, तो आप उन सारी चीजों को देखिए। तब 2090 में यदि आप देखिएगा कि VP सिंह सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद को ला करके मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ाया गया था और यहां से उन्हें जितवाया गया था और जीतने में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी मदद करी थी कि अपना भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर से अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था और वो जीते और देश के गृह मंत्री बने। और उनके बनते ही जो है कश्मीर में भाजपा के नेता को गवर्नर बनाया गया और उसके बाद में 4-5 दिन बाद ही उनकी बेटी को किडनैप किया गया और सारी चीजें की गई। जिस तरह से हुआ वो किसी से छिपा नहीं और फिर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो किसी से भी छिपा नहीं। और आज भी वही हो रहा है कि पहले तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ में मिलकर के सरकार भाजपा ने बनाई कश्मीर में और फिर वहां 3.5 साल सरकार चलाने के बाद में सरकार गिरा दी और फिर जो वहां से प्रस्ताव बना करके और किस तरीके से वहां तोड़ा गया और अब वहां पिछले 3 साल से भाजपा का पूर्ण शासन है, वहां केंद्र शासित राज्य बना के, और उसके बावजूद जो है विधानसभा के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, माहौल नहीं बन रहा है। अब मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, कौन मारे जा रहे हैं। तो आप समझिए क्या ये एक मोडस ऑपरेंडी है कि किस तरीके से आप कभी रूबिका सईद को छुड़वाने का काम करते हैं, कभी कुछ और करते हैं, कभी कश्मीर का झूठा इतिहास बताते हैं। तो इन सब चीजों को यदि आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस ढंग से आप स्थिति में ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं और क्या हो रहा है। महंगाई हमारे देश में रोज बरोज बढ़ रही है और जिसके लेकर के अब आज ही कल ही RBI ने कहा कि किस तरीके से महंगाई रोकी नहीं जा सकेगी, ये अभी और बढ़ेगी। उनके तमाम प्रयास काम नहीं आ रहे हैं। हमारे ऊपर कर्ज जो है भारत के इतिहास में सबसे बड़े कर्जदार देश बन गए हैं, बेरोजगार देश बन गए हैं, दूसरी और समस्याएं खड़ी हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं, जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से अस्पतालों की समस्याएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं, ये सारी समस्याएं युवाओं और भावी पीढ़ी के सामने खड़ी हैं और इन सब से जूझने का वक्त है। तो हम उनसे जूझने की बजाय कहाँ जूझ रहे हैं? सांप्रदायिकता में जूझ रहे हैं।
इन सब चीजों में जूझ रहे हैं, और इसका नतीजा हम पूरी दुनिया में न सिर्फ कलंकित हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, बल्कि आज हमारी स्थिति खराब हो रही है। हमारे देश में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, ना हम देश बना पा रहे हैं, न देश के बाहर बना पा रहे हैं, तो हमारी न कूटनीति सफल हो पा रही, न हमारी आंतरिक नीति सफल हो पा रही है। अब हम यही करके हिंदू मुस्लिम और दूसरे दंगे फसाद और दूसरे जहरीले बोल बोल करके हम अपनी उन नाकामियों को छिपाने का क्या काम कर रहे हैं, और हमारे लोग भी इसमें मददगार हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अंततः झेलना आपको है, सरकार में बैठे लोगों को नहीं है। तो आपको झेलना है, आपके नाम पर वो ऐश कर रहे हैं और आप इस बात को समझ नहीं रहे। तो यदि आप नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से आप बर्बादी में जाएंगे। आप देखिए, कांग्रेस शासन के दौरान जो था, पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, या मनमोहन सिंह सरकार हो, इन दौर में इंस्टीट्यूशंस बनते थे। उन इंस्टीट्यूशंस में योग्य लोग खड़े होते थे, बनते थे, और वो देश को बनाते थे। आज देश को तोड़ने वाले जो है, बिगाड़ने वाले लोग बन रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या कल्पना की, इस पर सबको चिंतन करना चाहिए। यदि हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा देश भी हम खो देंगे, हम अपनी अमन शांति खो देंगे, और दंगे कब किसको शिकार बना लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। उनके लोग नहीं मरेंगे जो इससे सुख भोग रहे हैं, हम मरेंगे, हम लोग खोएंगे। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। आप सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। यदि आपको सच अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच जानना बहुत जरूरी है, और मौजूदा दौर में तमाम लोग नहीं चाहते हैं कि सच आगे बढ़े। तो झूठ के सहारे खड़े हैं, गोएबल्स के अनुयायी हैं। उसे रोकना है तो सच को आगे बढ़ाना होगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।